Good morning to all of you. This is the second lecture on the motion and time for class 7 science. Now we see the uniform and non-uniform motion. Before, in first lecture I have taught you about the average speed and some numerical of the average speed I have given you, and I have solved it on the board also. So you have know all the numerical how to solve it. Now today I will continue the uniform and non-uniform motion. Now let's see what is the uniform and non-uniform motions. If when an object or body cover unequal distance in equal interval of time, that is called, this type of motion is called non-uniform motion. मतलब जब कोई moving body है अनइक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन. इसको क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. और जब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है तो इसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म मोशन. तो यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन आप जान गए कि इक्वल डिस्टेंस जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. और नॉन यूनिफॉर्म मोशन अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में करता है, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो ये दोनों क्लियर हो गया, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अब देखते हैं हम लोग मेजरमेंट ऑफ टाइम. टाइम को कैसे मेजरमेंट करते हैं हम लोग. तो इसके लिए हम लोग वाटर क्लॉक लेते हैं, सन डायल लेते हैं, आवर ग्लास लेते हैं. इससे हम लोग क्या करते हैं, टाइम को मेज़रमेंट करते हैं. पहले इसी तरह हम लोग करते थे. तो चलिए देखते हैं. वी ऑल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम. यू ऑलवेज ट्राई टू रीच योर स्कूल इन टाइम. इफ़ यू आर लेट यू मे बी पनिश. इफ़ यू गेट लेट टू रेलवे स्टेशन यू मे बी मिस योर ट्रेन. Thus there are many instances which tell us the importance of time. Now the most important thing is to know how the time is measured. Time can be defined as the period between two events. Therefore, in earlier time, the people used the event or phenomena which repeated regularly to measure the time. For example, the unit of time used by them was the time interval between the sunrise to sunset or to the next sunrise, one full moon to another full moon, from one season to another, etc. This time interval, however, could not be used as the standard unit of time because the following reason. This time interval are long, लंबा होता है. This time interval changes from place to place and from time to time. Based on the periodic nature of this phenomena, ancient people developed devices such as sundial, आवर ग्लास जिसको सैंड क्लॉक भी बोलते हैं, और वाटर क्लॉक फॉर मेजरिंग द टाइम. देखिए आप लोग घर से स्कूल निकलते हैं, अगर समय पर स्कूल नहीं पहुँचे तो क्या हुआ, टीचर आपको पनिश करता है. प्रिंसिपल आपको क्या करेगा, पनिश करेगा या तुरंत घर पे वापस भेज देगा. रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, कहीं टूर जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे जाएंगे ट्रेन पकड़ने के लिए, अगर सही समय पे ट्रेन के टाइम पे नहीं पहुँचे तो ट्रेन क्या होगा, चल देगा. ठीक है. तो ये क्या होता है, अगर टाइम नहीं है, आपके पास कोई क्लॉक नहीं है तो आप आसानी से उस पर्टिकुलर अपने डेस्टिनेशन पे सही तरीके से आप नहीं पहुंच पाएंगे. तो टाइम क्या है, हम लोग कहते हैं टाइम इज़ ए मनी. ठीक है. टाइम क्या है, एक तरीके से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मनी बोलते हैं. अगर समय का हमेशा हमें क्या होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए. अगर टाइमली अगर हमें नहीं मालूम रहता है कि टाइम कितना बज रहा है, ठीक है, तो आप रात दिन एक ही आपको कुछ ही नहीं मालूम चलता कि कब रात हो रहा है कब दिन हो रहा है. तो पहले क्या है, सनराइज सनसेट के ऊपर निर्भर रहते थे. दोपहर में अगर सन आ गया बीच में तो आप कहते थे कि हाँ 12 बज गया, नून का टाइम है, बोलते थे ना. अस्त होने लगा मतलब सेट होने लगा तो 6 o'clock हो गया. ऐसे टाइमली क्या होता है, आप उससे रियलाइज़ करते थे. जो एंशिएंट टाइम में ये चीज़ जो हमारे एल्डर रहते थे वो सब क्या करते थे, इससे अवेयर होते, जानकारी थी उनको इन सब के बारे में, और वो लोग जानते थे कि कब टाइम क्या बजने वाला है. तो उससे वो लोग क्या करते थे, अनुमान लगा लेते थे और समय को निर्धारित कर देते थे कि हाँ इतना ही बज रहा है.
तो जो पहले के लोग थे उस किसके ऊपर निर्भर करते थे, सनडायल, आवर ग्लास या वाटर क्लॉक के ऊपर वो क्या करते थे, समय को मेज़र करते थे। तो सनडायल वाज यूज फॉर ए लॉन्ग टू मेज़र द टाइम। तो टाइम को मेज़र करने के लिए जब लंबा समय को मेज़र करना रहता था तो हम लोग क्या करते थे, सनडायल का यूज़ करते थे। सनडायल इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय द ऑब्जेक्ट चेंजेस विद द टाइम ऑफ द डे। तो ये सनडायल जो था वो किसके ऊपर निर्भर करता था, शेडो के ऊपर। जो ऑब्जेक्ट का जो शेडो रहता था उससे जो परछाई निकलती थी या क्रिएट होता था, उससे क्या होता था, समय समय पे दिन के समय और टाइमली वो जो चेंजमेंट होता था उसका शेडो, उससे वो क्या करते थे, पता लगा लेते थे कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा शेडो क्रिएट हो रहा है, कहाँ पे कम क्रिएट हो रहा है। उससे वो क्या करता था, सनडायल आपको बताता था। सैंड क्लॉक वाज यूज बाय द रोमन्स। रोमन्स के लोग जो रहते थे वो कौन सा, सैंड क्लॉक यूज़ करते थे। सैंड क्लॉक को हम लोग क्या बोलते थे, हावर ग्लास भी बोलते थे। दिस क्लॉक was based on the principle that a certain fixed quantity of sand passes through the narrow passage in a certain fixed time interval। मतलब उसमें टाइम निर्धारित रहता था और दो ग्लास बनी रहती थी, एक ऊपर एक नीचे, बीच में मतलब नैरो होल रहता था। उसमें क्या करते थे, सैंड धीरे 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 धीरे, उनको ये मालूम था कि इतने समय में ये पूरा सैंड जो है नीचे गिर जाएगा। तो उससे वो क्या करते थे, जो रोमन्स के लोग रहते थे वो आवर ग्लास से या सैंड क्लॉक से पता लगाते थे। द पेंडुलम क्लॉक इज़ एन अमेजिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ गैलीलियो टू द वर्ल्ड। अब देखिए जो पेंडुलम क्लॉक बाद में आया गैलीलियो के द्वारा पूरी दुनिया के अंदर, वो बहुत ही एक अच्छा और अमेजिंग कंट्रीब्यूशन था पूरे दुनिया के अंदर। ओनली इन द 17th century डिड द मैकेनिकल क्लॉक विद द पेंडुलम एंड स्प्रिंग अपीयर्ड। एक्यूरेट क्वार्ट्ज वॉचेस एंड एटॉमिक क्लॉक were developed in the first half of the 12th century, 20th century, 12 नहीं 20th century. Now we have clock with accuracy even better than the microsecond, 1 millionth of the second and nanosecond. That is 1 billionth of a second. In a clock and watches, time is measured using a kind of action that is constantly repeated. Many have a small balance wheel which swing to and fro. In quartz watches, the movement is controlled by the vibration of quartz crystal. A pendulum clock is controlled by a swinging pendulum. Thus, all clock make use of some periodic motion. चलिए देखते हैं हम लोग सिंपल पेंडुलम के बारे में। आप लोग देखते होंगे घड़ी के अंदर जो बेल बजता रहता है, टन 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 टन, एक बजा तो एक बजे एक बार रिंग करेगा, दो बजा तो दो बार टन टन करेगा। तो पेंडुलम बीच में जो लटकता रहता है वो इस फॉर्म में समथिंग रहता है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग सिंपल पेंडुलम को। इसमें क्या है, जैसे कि ए पीस ऑफ स्टोन और ए मेटेलिक बॉल सस्पेंडेड विथ ए नॉन स्ट्रेचेबल थ्रेड मेक ए सिंपल पेंडुलम। जैसे कि ये एक रिजिड बॉडी है, यहाँ पे फिक्स कर दिया गया, एक थ्रेड है, ठीक है, ये स्ट्रेचेबल नहीं है, नॉन स्ट्रेचेबल है। यहाँ पे एक मेटल का बॉल लगा दिया गया है, इसकी लेंथ को हमने क्या ले लिया, एल ले लिया गया है। स्टार्टिंग में जो बॉब है इसको बॉब बोलते हैं, जो गोला बॉल की तरह है इसको बॉब बोलते हैं। द मेटेलिक बॉल और स्टोन पीसेस इज कॉल्ड बॉब व्हेन ए पेंडुलम इज एट रेस्ट इज एट पोजीशन बी। यहाँ पे क्या है, रेस्ट पोजीशन पे है, मतलब फिक्स है, रुका हुआ है, यहाँ से मूवमेंट नहीं कर रहा है। तो किस पोजीशन पे है, बी पे है। When the pendulum is at the rest, it is at position B. This is called the rest position or mean position. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग रेस्ट पोजीशन बोलते हैं और मीन पोजीशन बोलते हैं, मीन पोजीशन बोलते हैं इसको। यहाँ पे क्या है, बॉल बॉब रुका हुआ है। When it swing, it moves from B to A and back to B, from B to C and back to B. This complete one swing, full swing of the pendulum. Each swing is called one oscillation. The to and fro motion of the simple pendulum is example of periodic or oscillatory motion. देखिए B से अगर ये रेस्ट पे है, रुका हुआ है, तो इसको हम लोग रेस्ट और रेस्ट पोजीशन या मीन पोजीशन बोलते हैं। जैसे हमने इसको मूव कराना शुरू किया, थोड़ा सा फोर्स लगाया, ट्रू एंड फ्रो मोशन इसको कहते हैं। जब ये ऐसे मूव करता है, एक बार इधर जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जो मूवमेंट होता रहता है,
ऐसे जाता रहता है, आता रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू एंड फ्रो मोशन। अब देखिए जब ये एक बार यहाँ पे गया, फिर यहाँ से यहाँ पे आके फिर वापस यहाँ पे आया, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक ऑक्सीलेशन। क्या बोलते हैं? एक ऑक्सीलेशन बोलते हैं। हर एक स्विंग को हम लोग क्या बोलते हैं? एक ऑक्सीलेशन, या इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन या पीरियोडिक मोशन। ठीक है, आगे देखिए, द डिस्टेंस फ्रॉम बी टू ए और फ्रॉम बी टू सी इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ये देखिए ये जो दूरी है ये फिक्स रहेगी, जितना इधर जाएगा उतना ये इधर भी जाएगा। ठीक है, अब ये नहीं कि इधर गया 5 सेंटीमीटर तो इधर जाएगा 4 सेंटीमीटर, गलत है। इधर भी जाएगा कितना? 5 सेंटीमीटर, क्योंकि जितनी स्पीड से इधर जाएगा, जैसे जैसे ये ऊपर जाता है ना, इसकी जो आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? कम होती जाती है। अब पोटेंशियल एनर्जी में ये चेंज होने लगता है, और जैसे ये ए से बी की तरफ आना शुरू करता है तो इधर इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? बढ़ जाता है, और पोटेंशियल एनर्जी घट जाती है। जैसे ये बी से सी की तरफ जाएगा, इधर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा और काइनेटिक एनर्जी घट जाएगा। द टाइम टेकन फॉर वन ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और जो समय लिया जाता है एक ऑक्सीलेशन, एक गोला को कंप्लीट करने में, इसको क्या बोलते हैं? एक ऑक्सीलेशन, टाइम पीरियड बोलते हैं। तो आगे देखते हैं इसमें यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ टाइम, टाइम का जो मिनट का जो यूनिट हो, आप देखते होंगे टाइम, आवर हो गया, मिनट हो गया, सेकेंड हो गया, उसके बाद नीचे चलिए और माइक्रो, नैनो। ठीक है, ये छोटी यूनिट है, तो हम लोग जनरली आपका सेकेंड में लेते हैं, या तो मिनट में लेते हैं, या तो आवर में लेते हैं। और आप लोग जानते भी होंगे कि अगर आवर को मिनट में चेंज करना है, मिनट को सेकेंड में करना है, तो कैसे किया जाता है। ठीक है, तो द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड डे। जो दिन होता है, जब अर्थ जो होता है अपना एक कंप्लीट रोटेशन करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डे टाइम। और द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इज कॉल्ड अराउंड द सन इज कॉल्ड ईयर। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईयर बोलते हैं। जब अर्थ जो है अपना एक कंप्लीट रोटेशन किसका अराउंड करता है? सन का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईयर बोलते हैं। तो डे और ईयर में कंफ्यूज मत होइएगा। अर्थ जब अपना एक कंप्लीट रोटेशन करता है, क्या करता है? रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस। एक्सिस का मतलब ये अपने एक ही जगह पे फिक्स करके ऐसे घूमता रहता है। ठीक है, तो जब एक कंप्लीट रोटेशन करेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डे। और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगा पूरा, ठीक है, अराउंड द सन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ईयर। अब देखते हैं स्टॉप वॉच। द टाइम इंटरवल टेकन बाय एन इवेंट सच एज टाइम टेकन बाय एथलीट टू रन 200 मीटर इज मेजर्ड बाय द स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच देखते हैं होंगे कि आपका इनिशियल होता है और एक फाइनल होता है। इनिशियल जब आप स्टार्ट करते हैं 0 से, और फाइनल जहाँ पे आप एंड करते हैं, तो हमको ये समय मिल जाता है कि हमारा जो टाइम है कितने दूरी में हमने वो वर्क को कंप्लीट किया, कितने समय में हमने वर्क को कंप्लीट किया। ठीक है, तो जैसे अगर आप अपनी सांस को रोकना चाहते हैं तो स्टॉप वॉच लगा दीजिए, और लगाने के बाद आप क्या करेंगे? ऑन कर दीजिए उसको। ऑन करने के बाद आप मेज़र कर लीजिए कि 1 सेकेंड में आप मतलब अपनी सांस को कितने टाइम तक आप रोक सकते हैं। स्टॉप वॉचेस एंड स्टॉप क्लॉक आर यूज इन ए लेबोरेटरी फॉर मेजरिंग द शॉर्ट टाइम इंटरवल। कुछ क्षण मिनट के लिए ही होता है, जो लेबोरेटरीज़ के, साइंस लेबोरेटरीज़ के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। द टाइम कीपिंग सर्विसेज इन इंडिया आर प्रोवाइडेड बाय द नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, न्यू दिल्ली। द क्लॉक दे यूज कैन मेजर द टाइम इंटरवल विद एक्यूरेसी ऑफ 1 millionth of a second. The most accurate clock in the world has been developed by National Institute of Standard and Technology in USA. This clock will lose or gain 1 second after running for 20 million years. ग्राफ ऑफ ए मोशन, ये था आपका स्टॉप वॉच और स्टॉप क्लॉक के बारे में आप लोग जानते भी होंगे और देखे भी हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको बताता हूँ मैं आपको। ग्राफ ऑफ ए मोशन, तो ग्राफ ऑफ ए मोशन देखिए इसमें क्या दिया गया है। बार ग्राफ देखेंगे, पाई चार्ट देखेंगे, लाइन ग्राफ देखेंगे। तो पहला देखेंगे बार ग्राफ। द ग्राफ शोन ऑन दी, जो हमने ग्राफ ये बार ग्राफ बनाया है, आप पढ़े होंगे क्लास 6 में मैथ के अंदर। बार ग्राफ कैसे बनाया जाता है, डबल बार ग्राफ कैसे बनाया जाता है, हिस्टोग्राम कैसे बनाया जाता है, पाई चार्ट कैसे बनाया जाता है, लाइन ग्राफ कैसे बनाया जाता है। ये चीज़ मैथ में मैं क्लास 6 में भी बता चुका हूँ, 7th में भी बता चुका हूँ। अभी आप 7th में पहुँचे हैं तो कोई बात नहीं, एक बार और बता दे रहे हैं। तो जो बार ग्राफ होता है, जैसे कि हमने ये ग्राफ बना दिया, ये बार ग्राफ कहलाता है।
दो ग्राफ के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, खाली जगह होता है। द ग्राफ शोन ऑन दी, ये जो मैंने बनाया है इसको हम लोग बोलते हैं बार ग्राफ। ये बार ग्राफ यूजेस ए कॉलम और बार टू शो द इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल द एडजेसेंट बार ग्राफ शो द how the most student in a city go to school. From the graph it is clear that most student are school transport to the school. देखिए जैसे ये बार ग्राफ दिया गया है, क्योंकि आपको यहाँ पे समय का मेजरमेंट करना है, टाइम को दिखाना है कि कैसे मतलब कि बच्चे जो हैं स्कूल जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट देखिए किससे ट्रेवल कर रहे हैं, जैसे हाउ द स्टूडेंट गो टू स्कूल, यहाँ इधर दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट और इधर दिया है मोड ऑफ ट्रेवल, मतलब क्या चीज़ से जा रहे हैं, वो या तो स्कूल बस से जा रहे हैं या कार से जा रहे हैं या वॉकिंग से जा रहे हैं या साइकिल से जा रहे हैं। तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो किससे जाते हैं, स्कूल बस से जाते हैं। उनका मोड ऑफ ट्रैवल क्या होगा, स्कूल बस होगा, उसके बाद क्या होगा, वॉकिंग होगा, उसके बाद क्या होगा, साइकिल, उसके बाद कार। बहुत ही कम केसेस में यहाँ पे कार दिखाया गया है, ठीक है। तो ये बार ग्राफ था कि कैसे बच्चे जो हैं अपने स्कूल को ट्रैवल कर रहे हैं, स्कूल को कैसे जा रहे हैं घर से, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। द ग्राफ आर यूज टू ग्राफ को आप देख के रियलाइज़ कर सकते हैं। ग्राफ क्या करता है, जैसे आप क्रिकेट मैच देखते होंगे या फुटबॉल मैच देखते हैं या कोई भी गेम होता है, तो वहाँ पे ग्राफ आपका प्लॉटिंग किया रहता है। तो ग्राफ से आप पता मतलब रियलाइज़ कर सकते हैं कि कौन सी टीम ज़्यादा रन स्कोर किया है, कौन सा कम किया है, कौन ज़्यादा विकेट लिया है, ठीक है, कौन सा प्लेयर ज़्यादा रन स्कोर किया है, कौन ज़्यादा कैच कवरिंग किया है, कौन ज़्यादा स्टंपिंग किया है। तो ये सब चीज़ें क्या होता है कि अगर प्लेयर का उसके हर एक पॉइंट को दर्शाया जाए ग्राफ से, तो आप ग्राफ को देखिए आइडेंटिफाई कर लेंगे उसके फील्ड को कि किस फील्ड में वो जो प्लेयर है अपना स्ट्रॉन्ग मतलब 100% दे रहा है। पाई चार्ट के अंदर भी इसी तरह होता है। जैसे पाई चार्ट का हमने ये बता दिया, यहाँ पे हमने गैसेस का ले लिया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका 78% जो है नाइट्रोजन है, तो ये मैक्सिमम इसका कवरिंग होगा कि नहीं, इसका कवरिंग क्या होगा, मैक्सिमम होगा नाइट्रोजन का। उसके बाद आपका 21% ऑक्सीजन है और 1% के अंदर जो रिमेनिंग अदर गैसेस है, ठीक है। तो यहाँ से ये ग्राफ से भी आप पता लगा सकते हो कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो है पाई चार्ट के अंदर, क्योंकि ये सर्कुलर फॉर्म में बनाया जाता है, सर्कल के फॉर्म में बनाया जाता है और उसमें डिग्री दे दिया जाता है कि कितने कितने डिग्री, जैसे 78% अगर नाइट्रोजन मैक्सिमम है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो इसका पोजीशन जो होगा, कवरिंग जो होगा इस ग्राफ के अंदर सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद 21% अगर ऑक्सीजन है तो इसका कम होगा, किससे, नाइट्रोजन से। और 1% के अंदर जो है आपका अदर गैसेस आते हैं, इसमें भी क्या है, मिक्सेस से कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियन, जितने भी अदर गैसेस हैं, वाटर वेपोर जो हैं वो अदर गैसेस के अंदर आ जाते हैं। तो इसके अंदर क्या है, मिक्सअप है। तो इसका जो आपको मिलेगा ग्राफ क्या होगा, कम मिलेगा। इसका एरिया जो कंजप्शन होगा वो क्या होगा, कम होगा। इससे ज़्यादा क्या होगा, ऑक्सीजन का होगा, उसके बाद किसका होगा, नाइट्रोजन का होगा। तो यहाँ पे ये क्या है, पाई चार्ट है, क्या है, पाई चार्ट है, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं लाइन ग्राफ और डिस्टेंट टाइम ग्राफ देखते हैं। यहाँ पे मोशन एंड टाइम के अंदर है, तो देखिए लाइन ग्राफ कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमने वाई एक्सिस पे क्या ले लिया, टेम्परेचर ले लिया, और एक्स एक्सिस पे क्या ले लिया हमने, टाइम ले लिया। टाइम को हमने किस में रख लिया, आवर में रख लीजिए, ठीक है। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होता है, ये वाई एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस, और ये क्या है, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया और वाई एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, टेम्परेचर ले लिया। टेम्परेचर आपका डिग्री सेल्सियस में है। अब देखिए यहाँ पे हमने टाइम पे 12 AM रखा, फिर 3 AM रखा, 6 AM रखा, 9 AM रखा, 12 नून हो गया, 3 PM हो गया, 6 PM हो गया, 9 PM हो गया, 12 मिडनाइट हो गया। ये किसके अंतर्गत, टाइम के अंतर्गत है, जो एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया गया है। वाई एक्सिस पे आप टेम्परेचर लिए हैं जो डिग्री सेल्सियस में है। देखते हैं आप एक दिन का अगर टेम्परेचर रिकॉर्ड करेंगे तो कभी कभी टेम्परेचर आपका ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी कम होता है। तो देखिए यहाँ पे मिड एट नाइट में जब 12 AM रहता है तो उस समय जो टेम्परेचर है इसका वो लगभग आपका 13 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे, मिड एट नाइट 12 AM पे। जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, समय आगे जा रहा है, क्लॉक तो रुकता नहीं है,
मूवमेंट करता रहता है, समय आगे बढ़ता रहता है। तो 3 AM पे जैसे आए तो टेम्परेचर आपका कितना हो गया 10 डिग्री सेल्सियस। 6 AM पे जैसे जाएंगे तो टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया, टेम्परेचर यहाँ पर क्या हुआ इंक्रीज़ किया। 9 AM पे जाएंगे तो टेम्परेचर और बढ़ गया यहाँ पे। 12 नून पे जाएंगे तो इसका यहाँ पे टेम्परेचर और देखिए जो आपका ग्राफ ही ऊपर बढ़ते हुए जा रहा है। 3 PM पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए टेम्परेचर और हाई बढ़ते जा रहा है। इसको जानने के लिए आप क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर दीजिए ऐसे, आपको समय मालूम चल जाएगा कि किस समय का आप ले रहे हैं। ये देखिए इसका प्लॉटिंग किया जाता है इसका, ये टाइम का हो गया। अगर टेम्परेचर का लेना है तो आप क्या कीजिए, इसी को हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर दीजिए। कहाँ पे, वाई एक्सिस पे। आप इस तरह ले लीजिए इसको, ये इसको ले लीजिए। यहाँ पे देखिए ये जो डॉटेड लाइन है इसको सीधे क्या कर दीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर दीजिए। कहाँ पे, वाई एक्सिस पे। यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस है, ये यहाँ पे और मिला दीजिए इसको ऐसे, इसको मिला दीजिए। ये देखिए ये लाइन खींचिए, एक्यूरेट आएगा। अब देखिए टेम्परेचर कैसे लिखेंगे, ये आपके लाइन ग्राफ है। अगर यहाँ पे 3 AM का लिखना होगा, ये 12 मिडनाइट है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 AM कॉमा कितना हो जाएगा 13 डिग्री सेल्सियस, मतलब 12 बजे कितना है 13 डिग्री सेल्सियस है। 3 AM पे कितना है, 3 AM पे 10 डिग्री सेल्सियस है। पहले x लिखा जाता है तब y लिखा जाता है, पहले x लिखा जाता है तब y लिखा जाता है। 6 AM पे देखिए कितना है, 6 AM लिख लीजिए कॉमा 15 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद 9 AM यहाँ पे लिख लीजिए, कितना दिया है इसका 20 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद 12 नून का लिख लीजिए, 12 नून हो गया और टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद 3 PM पे देखिए सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर है 3 PM पे, 3 PM कॉमा 30 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए 6 PM पे आपका कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, 6 PM पे 20 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद 9 PM पे कितना है 15 डिग्री सेल्सियस है, 9 PM पे कितना है 15 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद 12 मिडनाइट पे आपका कितना है टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए यहाँ पे टेम्परेचर क्या कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है। स्टार्टिंग में तो राइज किया, फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया वो क्या हुआ, आप नाइट की तरफ जैसे बढ़ते गए तो टेम्परेचर क्या हुआ डाउन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या कीजिए, जहाँ जहाँ पे पॉइंट पे मिल रहे हैं उसको लाइन डॉटेड लाइन से कर दीजिए या स्कार लाइन से ऐसे उसको प्लॉट कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। तो जो इस तरह का फॉर्मेशन होता है ग्राफ का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ग्राफ बोलते हैं। ग्राफ देख के ये विजुअलाइज कर सकते हैं आप कि यहाँ पे सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर किसका है और मिनिमम टेम्परेचर किसका है। ग्राफ इसीलिए दिया जाता है, देखने के बाद वहाँ से तुरंत बता देना कि सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर किसका और मिनिमम टेम्परेचर किसका है। तो ये था आपका लाइन ग्राफ। दूसरा था डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ। डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ में देखिए हमने टाइम को एक्स एक्सिस में ले लिया और डिस्टेंस को वाई एक्सिस में ले लिया। तो देखिए अगर कोई आदमी है वो पहले 10 सेकेंड में 50 मीटर जाता है, अगले 10 सेकेंड में कितना, फिर 50 जाता है, फिर अगले 10 सेकेंड में फिर 50, ये डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो इसका ग्राफ का जो प्लॉटिंग होता है दोनों को मिला दीजिए। ये वाई एक्सिस से एक लाइन हॉरिजॉन्टल खींचिए और एक्स एक्सिस से एक लाइन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल खींचिए। जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं उसको पॉइंट कर दीजिए ऐसे। इसको ए नाम दे दीजिए, इसको बी नाम दे दीजिए और इसको सी नाम दे दीजिए सभी का। तो पहले हम एक्स एक्सिस वाले वैल्यू को लिखते हैं तब वाई एक्सिस वाले वैल्यू को लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पे 10 सेकेंड में 50 मीटर की दूरी तय कर रहा है, अगले 10 सेकेंड में जब 20 ये पहुँचा तो 100 हो गया, अगले 30 सेकेंड में ये कितना हो गया 150। तो इस ग्राफ का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसा ग्राफ बना रहा है, लीनियर ग्राफ बना रहा है। इस तरह के ग्राफ को क्या बोलते हैं, लीनियर। ये जो होता है ओरिजिन से पास करता है, किससे पास करता है, ओरिजिन से, और ये स्ट्रेट होता है।
अगर x एक्सिस से दूरी देखेंगे और y एक्सिस से दूरी देखेंगे, दोनों की दूरी क्या होगी, सेम होगी। क्यों, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों, क्योंकि ये बीचों बीच जा रहा है ना, इसलिए दोनों x एक्सिस से और y एक्सिस से दूरी क्या होगा, दोनों सेम होगा। तो ये था आपका चैप्टर जो है मोशन इन टाइम के अंदर जितना हमने बताया। आज चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया मोशन इन टाइम। अगर कोई डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप अपने क्वेरी को स्कूल के व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। स्कूल का व्हाट्सअप नंबर आप जानते भी हैं, अगर नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए 8576879375 पे, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप अपने क्वेरी को भेज सकते हैं। और चैप्टर को थरोली पढ़िए और क्वेश्चन आंसर इसका मार्क कीजिए। और क्वेश्चन आंसर के दौरान अगर कोई आपको डाउट हो तो आप अपने क्वेश्चन आंसर को व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। थैंक यू।